तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, द कंपाउंड व्हिच कंटेन्स बोथ आयोनिक एंड कोवलेंट बॉन्ड इज। आयोनिक और कोवलेंट बॉन्ड आपका कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है, किस कंपाउंड में, ऐसा देखेंगे। तो पहला हाँ आपका CH4 है। तो CH4 के अंदर जैसे मैंने एक आपको बेसिक पॉइंट बताया था, याद होगा पहले, कि जो आयोनिक बॉन्ड होता है ना, इनके लिए कंडीशन क्या थी। सिंपल तरीके से अगर आपको जानना है, पहचानना है एटम्स के बीच में, तो आयोनिक बॉन्ड के लिए था ना कि एक एटम कहाँ से होना चाहिए, एस ब्लॉक से, एस ठीक है, और दूसरे एटम कहाँ से होना चाहिए, पी पी ब्लॉक। ब्लॉक। तो इजिली यहाँ पे आपको आयोनिक बॉन्ड दिखेगा, बिकॉज आयोनिक जो बॉन्ड है ना, वो ये बता रहा है परसेंटेज, आयोनिक परसेंटेज के बारे में, ठीक है, आयोनिक परसेंटेज के बारे में एक्सप्लेन कर रहा है। और आयोनिक परसेंटेज आपका, ये जो आयोनिक करेक्टर है वो डिपेंड करता है डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ टू एटम्स जो आपकी सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड है। तो सबसे अधिक आपको आयोनिक करेक्टर कहाँ मिलेगा, जहां पे एक एलिमेंट एस ब्लॉक से हो, दूसरा एलिमेंट पी ब्लॉक से। और पी ब्लॉक में पता है सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है, फ्लोरीन की। यस। एस ब्लॉक में इलेक्ट्रो पूरे पूरे पीरियोडिक टेबल में आपकी इलेक्ट्रो पॉजिटिव सीजियम किसका प्लस। अच्छा होता है, सीजियम का, राइट। तो इसलिए आपका, बट यहाँ पे देखो CH4 में क्या है, तो अब समझते हैं। तो CH4 वाले केस में क्या है, ये भी कार्बन आपके पी ब्लॉक का है, प्लस जो हाइड्रोजन आपको 4 मिल रहे हैं वो कहाँ से है, वो आप बोल रहे हो एस ब्लॉक से हाइड्रोजन, लेकिन हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी कोई फिक्स नहीं है, और हाँ। दूसरी पोजीशन भी फिक्स नहीं होती है। तो यस। हाँ, तो आपको ये पता है कि जो हाइड्रोजन है ना, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग मैच करती है किससे, फास्फोरस से। ठीक है। करती है ना, हम्म। फास्फोरस से मैच करती हो। कितनी वैल्यू होती है, लगभग वही 2.1 के अराउंड कुछ आती है, समथिंग आती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके। तो मतलब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर फास्फोरस से मैच कर रही है, और फास्फोरस आपको अच्छे से पता है कि ये आपके पी ब्लॉक का एलिमेंट है, हम्म। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि अगर फास्फोरस और कार्बन की अगर पोजीशन देखो, तो क्या होगा, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, है ना। तो कार्बन ये रहा आपका, और नाइट्रोजन के नीचे क्या आता है, फास्फोरस। फॉस्फोरस। बहुत क्लोज है ना। हाँ। जब बहुत क्लोज है तो यहाँ पे डिफरेंस इन जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा डेल्टा EN के वैल्यू में डिफरेंस बहुत अधिक देखने को नहीं मिलेगा, बहुत ही लेस डिफरेंस होगा। तो वी विल कॉल कि यहाँ पे आपका आयन का ट्रांसफर, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा ही नहीं। और हाँ। कोई भी यहाँ पे आपका जो परसेंटेज आयोनिक करेक्टर है वो भी आपका क्या होगा, बहुत ही कम होगा। और यस। दूसरा आयोनिक परसेंटेज आयोनिक बॉन्ड आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, CH4 में आपका कोवलेंट जो नेचर है वो आपको मिलेगा परफेक्ट। बट डाइपोल मोमेंट हम क्या बताते हैं, बहुत बार बच्चे सोचते हैं कि सर डेल्टा EN के बेस पे तो आपने बता दिया कि यहाँ पे डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बहुत ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। डाटा के बेस पे बताया कार्बनिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी है, हाइड्रोजन की इतनी है, क्लियर। लेकिन जब अब क्वेश्चन ये भी है ना कि बहुत से बच्चे इस तरीके से भी सोचते हैं कि सर यहाँ पे डाइपोल मोमेंट भी आप बताते हो ना बहुत बार, कि डाइपोल हाँ। मोमेंट के बेस पे कहानी, तो वहां पे आप बोलते हो कि यहाँ पे डाइपोल मोमेंट होता है। तो डाइपोल मोमेंट ये बताता है कोवलेंट का, मैंने हमेशा बोला है, डाइपोल मोमेंट पढ़ाने से पहले बताया था, डाइपोल मोमेंट ये बताता है कोवलेंट कंपाउंड के अंदर कितना आयोनिक करेक्टर है। हम्म। याद करो, हाँ सर। कंपाउंड गिवन कोवलेंट होगा, उसमें आयोनिक कितना है डिफाइंड बाय डाइपोल मोमेंट, बट यस। आयोनिक के अंदर कोवलेंट करेक्टर कितना है डिफाइंड बाय फजान, हाँ। है ना। और जब कोवलेंट और आयोनिक के बारे में बात करेंगे तो आप डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को चेक करके आप बता सकते हो। जनरलाइज मैंने किया था, पी ब्लॉक के दोनों एलिमेंट हैं, क्या दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत क्लोज है, तो आंसर सीधा वो आपका कोवलेंट बॉन्ड होगा सारा का सारा। यस। लेकिन अब आप डाई हाइड्रोजन पे, तो ये तो परफेक्टली दिख रहा है, दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी है, सेम होगी हाइड्रोजन की, कोई डिफरेंस नहीं, कोवलेंट हो गया। केशियन पे फोकस कर लो, तो केशियन में आपको परफेक्ट दिख रहा है सर, एक तो पोटेशियम है K प्लस आयन, दूसरा आपका साइनाइड है। हाँ। जब ये साइंड, तो आप बोलो कि सर यहाँ तो कार्बन मुझे दिख रहा है, लेकिन कार्बन के साथ यहाँ नाइट्रोजन भी तो है ना। हाँ। तो फिर यहाँ पे जो नेगेटिव जो आपके इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा वो टुवर्ड्स नाइट्रोजन मिलेगा CN के अंदर, बिकॉज डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिव। इस साइड से कोई एक्स्ट्रा साउंड आ रही है क्या, नहीं। ठीक है। तो डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिव ऐसे यहाँ पे आपका जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट टुवर्ड्स नाइट्रोजन होगा, ठीक है। तो जब इधर होगा तो यहाँ पे क्या करेगा, ये पोटेशियम से इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कराएगा, और पोटेशियम की जो आयनेशन पोटेंशियल वैल्यू वो कैसी होती है, बहुत लो होती है।
जो इजीली इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेगा वो सी एन की तरफ मूव करेगा, तो यहाँ पे आपको कंप्लीटली पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज देखने को मिल जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज तो मिल गया, मतलब यहाँ पर आयनिक कैरेक्टर तो आपको मिल गया है। ठीक है, क्या कोवलेंट भी है? तो देखो कार्बन एंड नाइट्रोजन बोथ ब्लॉक फ्रॉम p blocks। पोटेशियम आयन की वजह से नेगेटिव चार्ज आ गया, वो -1 पोटेशियम का है। लेकिन कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड है? ये आयनिक बॉन्ड नहीं है, बिकॉज कार्बन भी पी ब्लॉक का है, नाइट्रोजन भी पी ब्लॉक का है, दोनों बहुत क्लोज है, अभी बताया मैंने। यस। तो इसलिए जब डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं है तो इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड आपको मिलेगा वो लगभग आपको मिलेगा कैसा? कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट कैरेक्टर आपका देखोगा एज कंपेयर टू आयनिक कैरेक्टर सीएन के बीच में, इसलिए यहाँ पे आयनिक भी है कोवलेंट भी है। केसीएल में क्या मिल रहा है? वो तो आयनिक ही मिलेगा। हाँ बिल्कुल, ये तो आपका ये एस ब्लॉक का है, ये आपके पी ब्लॉक का है, ये तो परफेक्टली आपका आयनिक ही होगा। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया? सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज कोवलेंट? फर्स्ट ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन। बाकी कंपाउंड में क्या दिख रहा है? आयनिक है। ये देखो कैल्शियम ऑक्साइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम सल्फाइड है ना, सब जगह आपको दिख रहा है एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट। डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यस बिल्कुल, एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं, तो डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको बहुत अधिक मिलने वाला है, तो डेफिनेटली वो सारे के सारे कैसे होंगे? आयोनिक। और सिर्फ हाइड्रोजन ऐसा है जिसमें दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी होगी? बराबर होगी, और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल होगी तो मतलब ये होगी परफेक्टली आपके कोवलेंट कैरेक्टर के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द आयन दैट इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक विद सीओ। इस पे ये क्वेश्चन आया बहुत बार, सीओ को लेकर ना क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मोनोऑक्साइड इसको लेकर। तो क्वेश्चन है सीओ जो है उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? तो आपको पता चल रहा है, मतलब कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6। ऑक्सीजन के पास कितने हैं? 8। दोनों को ऐड करो कितना हो गया? 14। चेक करो और बताओ आंसर, किसके पास 14 है? आइसोइलेक्ट्रॉनिक का मतलब ये है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब ये, आइसो का मतलब सेम, हाँ, जिसके पास सेम इलेक्ट्रॉन्स हो उसको बोलते हैं आइसोइलेक्ट्रॉनिक। तो Cn माइनस, हाँ वहाँ वही पे 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो कार्बन निकालेंगे। के 6 कार्बन के और पास कितने नाइट्रोजन हैं? के 7। 6। और कितने हाँ नाइट्रोजन के पास? 7 और -1 एक चार्ज। यस, वो नेगेटिव कहीं और कैटायन से आया होगा तो +1 कर लो, ठीक। 14 इलेक्ट्रॉन्स। सेकंड चेक, चेक करो O2 प्लस पे। ऑक्सीजन 6 और वहां से +1 का मतलब -1 एक करना चाहिए 15। कितना हो जाएगा? 15। 15 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, नेक्स्ट वो आपके यहाँ पे नाइट्रोजन। 16 + 1 17। ठीक है, और नाइट्रोजन में तो 8 प्लस 1 कम हो गया ना, 1 कम कर दो। हाँ 13 होगा। हो जाएगा। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बॉन्ड बिटवीन टू आइडेंटिकल नॉन मेटल एटम्स हैव a pair of electrons। ठीक है, बॉन्ड बिटवीन टू आइडेंटिकल नॉन मेटल एटम, ठीक है, नॉन मेटल। और नॉन मेटल कहाँ मिलते हैं? हैलोजेंस में p ब्लॉक में मिलते हैं ना। पी ब्लॉक में मिलते हैं, ठीक है, पी ब्लॉक में। और इसने बोला है कि आइडेंटिकल है, तो कोई से हो सकते हैं, वो आपका यहाँ पे फॉस्फोरस हो सकता है, हेलोजेंस हो सकते हैं, जो भी है। और इसने बोला है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, फिर नीचे वो क्या बोल रहा है उसको पढ़ते हैं जरा। नीचे बोल रहा है वो अनइक्वली शेयर्ड बिटवीन दी टू, जो दो एटम्स हैं, जैसे एक एटम ए है एक एटम बी है, दोनों पी ब्लॉक से बिलोंग कर, ठीक है, दोनों कहां से हैं? पी ब्लॉक से। ठीक, अब इसमें बोला गया है कि क्या अनइक्वली शेयरिंग होती है? नहीं, शेयरिंग तो इक्वली ही होनी चाहिए ना। हाँ, ऐसे सेम बोला है आइटम से। अनइक्वल शेयर्ड बिटवीन दी टू। तो यहाँ पे शेयरिंग क्या होगी? जब उसने ऑलरेडी ऊपर बोला है कि द बॉन्ड टू आइडेंटिकल between two identical non-metals atoms has a pair of electrons। ठीक है, तो दो आपके आइडेंटिकल, उसने बोला ना आइडेंटिकल वर्ड इंपोर्टेंट, एंड का दोनों एटम कैसे हैं? सेम है। दोनों एटम कैसे हैं? सेम। अगर दोनों एटम सेम है, चाहे कोई सा ले लो आप, लो नाइट्रोजन, ले लो आप ऑक्सीजन, ले लो आप हाइड्रोजन,
आप कोई ठीक है। से भी आप दो पेयर्ड जो मतलब पेयर की फॉर्म में अवेलेबल है उनको आप उठा के देख लो। तो जब अगर नाइट्रोजन अपने साइड से इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, दूसरा भी 3 ही करता है ना ऑक्सीजन पूरा करने के लिए। हाँ। ऑक्सीजन 2 शेयर करता है, डबल बॉन्ड आता है, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड आता है, H2 में सिंगल बॉन्ड। तो जब आइडेंटिकल एटम्स हैं तो डेफिनेटली उनके बीच में क्या होगा, इक्वली तो शेयरिंग होगी। वैसे नॉन मेटल बोला है, मेटल तो बोला नहीं। हम्म। नॉन, और वैसे भी मेटेलिक वाले फेज में डी ब्लॉक वाले पे जाएगा तो बात अलग है, वहां पे मेटेलिक बॉन्डिंग होती है। जब शेयरिंग की हाँ बात ये। कर रहा है तो कोवलेंट बॉन्ड, और कोवलेंट बॉन्ड आपको कहाँ पे मिलेगा परफेक्टली, और उसने पेयर्ड बोला है, सिंगल एटम नहीं बोला है। सिंगल एटम बोलता हम्म। तो आपका एस ब्लॉक भी हो सकता था एलिमेंट। उसने पेयर्ड बोला, तो पेयर्ड कहाँ पे मिलते हैं जनरली, पी ब्लॉक के अंदर। हाँ। तो पहला है कि अनइक्वल शेयरिंग तो होगी नहीं भाई, बराबर शेयरिंग हो रही है दोनों साइड से, अगर दोनों एटम सेम है। अगर एटम डिफरेंट होंगे तो आपके जैसे एक एटम ए आ गया, बीटा आ गया, दोनों डिफरेंट एटम है, तो फिर अनइक्वल शेयरिंग हो जाती है, जैसे कार्बन हम्म। नाइट्रोजन। ठीक है। अच्छा, हाँ, अब यहाँ देखो लिखा है अनइक्वली शेयर, ये तो हो नहीं सकता ना। फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा। हाँ, निश्चय देखो ट्रांसफर्ड फुली फ्रॉम वन एटम टू अनदर। नहीं, वो तो आयनिक में होता है ना। बिल्कुल परफेक्टली, ये भी कैंसिल हो गया। विद आइडेंटिकल स्पिन। ये होना चाहिए ना सर। आइडेंटिकल स्पिन क्या बताओ इसके बारे में। मतलब दोनों का स्पिन सेम ही रहना चाहिए। अब आइडेंटिकल है मतलब दोनों का स्पिन तो सेम ही होगा ना। देखो आइडेंटिकल स्पिन का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन आ गया, उसको और सिंप्लीफाई कर लो, जो हेलोजन ही ले लो आप। यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स, इसके हम्म। पास 1 2 3 4 5 6 और आपका 1 यहाँ पे। ठीक है, ये इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स आपके पेयर्ड की फॉर्म में। ये लॉन पेयर्स है, तो अगर लॉन पेयर्स है तो मतलब ये सबके सब क्या होंगे, पेयर्ड होंगे। अगर ये पेयर्ड है तो अपोजिट स्पिन के साथ होंगे, होंगे ना। हाँ। बात समझ में आ रही है क्या। यस सर। क्योंकि अंशुल बोलता है कि भाई सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन पहले दो, फिर उसके बाद आपके मिल रहे हैं जो पेयर्ड हो रहे हैं, जो बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो आपके ठीक है, वो बॉन्ड पेयर है, बाकी आपके लॉन पेयर है। लेकिन पेयर्ड है अपोजिट स्पिन के साथ। पेयर का मतलब क्या है, स्टेबिलिटी है। हाँ। स्टेबिलिटी है तो कैसी है, अपोजिट स्पिन के साथ, है कि नहीं। यस सर। तो अगर इस हेलोजन का इलेक्ट्रॉन का स्पिन यूं होगा तो इसका स्पिन ऐसे होगा ना। हाँ ओके ठीक है। आप मुझे ये बताओ, क्या दोनों को कॉम्बिनेशन होने के बाद हम ऐसे रिप्रेजेंट कर दें क्या, तो गलत है ना, नहीं। रूल से यस। अगेंस्ट हो गया। तो जब स्पिन की बात करें तो एक हेलोजन यूं होगा, दूसरा हेलोजन ऐसे हो। तो यहाँ पे हाँ। आपका, जब आपको पता है कि एक हेलोजन दूसरे हेलोजन से जब कंबाइन होकर बॉन्ड बनता है ना, तो बॉन्ड क्या हम्म। बता रहा होता है, बॉन्ड ये बता रहा होता है कि यहाँ पे बॉन्ड पेयर है। और बॉन्ड पेयर है तो पेयर कैसे बनता है, पेयर बनता है अपोजिट स्पिन ना, ऐसे तो बनाते हैं, आपने देखा होगा हर जगह। हाँ सर। हाँ, जो सिग्मा बॉन्ड बनता है उसको अपन ऐसे बनाते हैं, कभी ऐसे बनाते हैं क्या कि इस तरीके दोनों स्पिन ऊपर है या फिर दोनों स्पिन नीचे है सेम साइड में, नहीं ना। नहीं। हाँ, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, फिर आइडेंटिकल स्पिन का सही आंसर होगा। नहीं होगा। गलत हो गया। नेक्स्ट है डी, इक्वली शेयर्ड वो बिटवीन करेक्ट देम। है। तो स्पिन समझ में आया क्या। यस। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बताओ आंसर। क्वेश्चन है द टाइप्स ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट इन कॉपर सल्फेट डॉट 5 वाटर मॉलिक्यूल। ये आपको डिस्कस भी किया है मैंने, और बताओ इसका आंसर। तो फिर यहाँ पे। स्ट्रक्चर ड्रॉ करो फिर बताओ आंसर। हाँ हाँ। हम्म कोवैलेंट बॉन्ड तो होगा सल्फर और ऑक्सीजन के बीच। हम्म तो फिर हाँ ठीक है ना। यहाँ पे, क्या यहाँ आयोनिक पे आपका बॉन्ड आयोनिक बॉन्ड भी होगा, होगा। और कौन कौन सा बॉन्ड होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा क्या। कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो एक इसका सेकेंड। इसका स्ट्रक्चर थिंक करो फिर आंसर बनेगा। इसका जो स्ट्रक्चर है ना, पहले वो हाँ सोचो, हाँ एक पहले स्ट्रक्चर बनाओ फिर इसका आंसर बताओ मुझे। 5 वाटर मॉलिक्यूल का ये क्रिस्टलाइजेशन वाला पार्ट, और कुछ तो है ही नहीं। इसका स्ट्रक्चर बना लोगे ना तो आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। स्ट्रक्चर तो बना है। ठीक है, इसमें क्या आंसर है, सभी कॉपर, सभी हो कॉपर गया, डी सभी ब्लॉक बॉन्ड हो एलिमेंट गया। है जिसपे +2 चार्ज आएगा, करेक्ट है क्या। हम्म। हाँ यस। उसके पास क्या है, एक सल्फेट अटैच दिख रहा है ना आप। हाँ। ठीक है, जोड़ लो यहाँ पे, ऑक्सीजन, डबल बॉन्डो, सॉरी दिस इज सल्फर एक्चुअली, सेंट्रल एलिमेंट। ठीक है, ये सल्फर, डबल बॉन्डो यहाँ पे,
ठीक है, O4 है ना, तो O4 है तो एक ऑप्शन तो यहाँ भी आना चाहिए ना, ऑप्शन के साथ ही बॉन्ड इनका डिफाइन होता है। यहाँ आ जाएगा एक ऑक्सीजन, फिर इसके बाद यहाँ पे सल्फर, ये डबल बॉन्ड हो, ये डबल बॉन्ड हो, करेक्ट है। यहाँ पे -1 चार्ज, एक तो ये आ गया -1 और दूसरा -1 यहाँ होगा, यही तो स्ट्रक्चर बनेगा। सल्फर के पास बैलेंसी कितनी होती है, 6 ही होती है ना, ऑक्सीजन हाँ फैमिली का एलिमेंट है ना, 6 बैलेंसी होगी इसके पास। तो Cu+2 हो गया, ये -2 को बैलेंस करने के लिए यहाँ से दिख रहा है ना। यस सर। अब ये कॉपर क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट है, वेकेंट ऑर्बिटल है इसके पास प्लस इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद। तो ये क्या करे, कितने वाटर मॉलिक्यूल, इसका स्ट्रक्चर समझ लो। इसमें क्या होगा, इसी कॉपर प्लस के साथ यहाँ पे ये जो ये इसको मैं बता रहा हूँ कंप्लीट स्ट्रक्चर, ये मिलता कैसे है वाटर मॉलिक्यूल के साथ। फिर यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ तो ये तो बन जाएगा आपका क्या, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, एक सल्फेट, सल्फेट तो लिगेंड होगा ना, यहाँ भी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। यहाँ पे क्या होगा O-, बाकी आपका वही सल्फर, इधर डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे O-, यही तो होगा। हाँ सर। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट क्या है। अच्छा, कॉपर +2 के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मुझे ये भी बताओ जरा, निकालो Cu+2 के कंफर्मेशन, बताओ पास 2 इलेक्ट्रॉन्स निकालने के बाद, कॉपर एक 3D सीरीज मिनट। का एलिमेंट है, निकालो 2 इलेक्ट्रॉन्स, बताओ कितने इलेक्ट्रॉन्स इसके पास बचेंगे। तो तब तक सेम प्रोसेस आपका यहीं, यहाँ भी सेम होगा, ऑक्सीजन ये माइनस होगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो आपका यहाँ पे हो जाएगा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है, माइनस यहाँ पे सल्फर आ जाएगा, वही डबल बॉन्ड हो, और इधर ये डबल बॉन्ड हो, और यहाँ से O-, सेम नीचे आपको मिलेगा O-, देन सल्फर, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड O एंड आपका O-। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल कितने, क्योंकि ये क्या होता है, ये आपके डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, कैसा। अच्छा। हाँ, ये ध्यान रखने वाली बात है। तो फिर हाँ क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल भी अटैच करने की बात करेंगे, तो वाटर मॉलिक्यूल एक तो आपका HOH यहाँ अटैच होगा, ये माइनस के साथ, ये एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ जुड़ गया, दूसरा वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे आएगा HO&H, एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ अटैच हो जाएगा, ये इसका रियल स्ट्रक्चर है। अब एक कॉपर के पास 5 वाटर मॉलिक्यूल है, वो तो दिखाने पड़ेंगे। वाटर मॉलिक्यूल क्या होते हैं, लिगेंड, आपको पता है। तो एक इधर से अटैच, ठीक है, एक आपका H2 यहाँ पे अटैच, ठीक है, एक H2 आपका इधर अटैच होगा, एक H2 आपका यहाँ से अटैच होगा। इसी तरीके से नेक्स्ट इसके साथ भी आपका 4 वाटर मॉलिक्यूल आप अटैच करा लो, H2O। ये पूरा स्ट्रक्चर, पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है, यही वाटर मॉलिक्यूल के साथ कॉपर सल्फेट का मिलता है। तो जब कॉपर सल्फेट, ये क्रिस्टलाइन फॉर्म है, दिस एक्चुअली क्रिस्टलाइन फॉर्म, क्रिस्टल फॉर्म है, सॉलिड फॉर्म। मेरी बात समझ में आ रही है। सर बट वो कुछ ब्रीजिंग के बीच में एक वाटर मॉलिक्यूल होता है और कॉपर के अराउंड 4 वाटर मॉलिक्यूल्स, ऐसा कुछ होता है ना स्ट्रक्चर में। कैसा, सर मैंने स्ट्रक्चर बनाया, आपको दिखाती हूँ, एक सेकंड। पहले मुझे बताओ इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स, कॉपर के पास। इसका जो रियल कॉपर स्ट्रक्चर के वो यही पास, होता है जो हमने ड्रॉ कॉपर किया का, है, क्योंकि जैसा क्वेश्चन पूछा गया, इसी को ध्यान रखोगे, क्वेश्चन यहीं से बनेगा। जो क्वेश्चन है ना, वो इसी कंपाउंड बेसिस स्ट्रक्चर के बेस पे है, इस स्ट्रक्चर के बेस पे है। तो अब क्वेश्चन है कि यहाँ पे कौन कौन से बॉन्ड आपको दिख रहे हैं, तो मुझे तो यहाँ पे दिख रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड भी, हाँ मुझे यहाँ पे दिख रहा है मुझे दिख रहा है यहाँ पे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, यस, और क्या कोवेलेंट दिख और रहा है, आयोनिक भी। मुझे दिख रहा है कोवलेंट बॉन्ड, देखो सल्फर हाँ ऑक्सीजन के बीच में यस, और आयोनिक भी। कोऑर्डिनेशन है, कोवलेंट है, हाइड्रोजन है, एज वेल एज आयोनिक बॉन्ड। बट यहाँ पे तो क्वेश्चन है कि आपको आंसर कौन सा टिक करना है। अब वो जो आयोनिक बॉन्ड है ना, उसे हम परफेक्टली आयोनिक नहीं बोल सकते, बताओ क्यों। क्योंकि आयोनिक बॉन्ड ने ही उसे पोजीशन क्या ली है, अरे आयोनिक बॉन्ड का मतलब क्या है, पोलर बॉन्ड ना। तो जो हाँ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड आपको नेगेटिव पॉजिटिव दिख रहा है ना, कहीं डी ब्लॉक का जो कॉपर है वो एस ब्लॉक का तो है नहीं, है ना। नहीं। तो ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म करेगा। जब मैंने कोऑर्डिनेशन बोल दिया तो आयोनिक में नहीं बोलने वाला, क्योंकि कोऑर्डिनेशन का मतलब है 50% कोवलेंट 50% आयोनिक। हाँ आगे समझ में। यस। हाँ, तो अब बताओ इसमें क्या आंसर बनेगा। ये जो स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ करके दिया, आपका जो स्ट्रक्चर है, आप मुझे वो एक बार भेज देना, मैं देख लूंगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे आपको जो बॉन्ड दिख रहे हैं उसमें क्या क्या है, कोवलेंट बॉन्ड किस किस के बीच में मिल रहा है, बताओ, सल्फर और
ऑक्सीजन के बीच में। ऑक्सीजन। बिकॉज दोनों इलेक्ट्रॉन की एक्टिविटी डिफरेंस क्या बहुत अधिक तो नहीं है, नहीं, सेम ही है अराउंड। दोनों के दोनों आपके नॉन मेटल है, हाँ। ठीक है। और इसके बाद कॉपर आयन और सल्फेट, इन दोनों के बीच कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है। हाँ। और उसके बाद जो वाटर मॉलिक्यूल है जो सल्फेट है उसके बीच में आपका हाइड्रोजन बॉन्ड है। यस। तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड मिल रहा है, इसको बोलते हैं हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। और ये ना ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है, बिकॉज इसका जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना आपको, इसमें बीच में रिंग आ चुका है, चिलेशन हो चुका है, इसकी वजह से ये हाँ। इसी फॉर्म में कॉपर सल्फेट पानी के अंदर मिलता है, ये सॉलिड होता है, लिक्विड नहीं होता। ठीक है। हाँ, तो जिसकी वजह से यहाँ पे कौन कौन से बॉन्ड मिले, कोवलेंट बॉन्ड मिला, आयनिक नहीं बोलेंगे हम, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बोलेंगे, और आपको कौन सा मिला, हाइड्रोजन बॉन्ड। विच बॉन्ड? हाँ, तो फिर अब यहाँ पे हम टिक करेंगे कौन सा हमारा आंसर होगा। थर्ड ही होगा। इसमें क्या लिखा है आपका, इलेक्ट्रोवैलेंट, इलेक्ट्रोवैलेंट लिखा है, कोवलेंट लिखा है, पहले ही पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, इलेक्ट्रोवैलेंट एंड कोवलेंट। कोऑर्डिनेशन तो दे ही रखा है, तो पहला गलत, कोऑर्डिनेशन तो आपका यहाँ पे मेजॉरिटी में बनता है। सेकंड आपका यस। बी में देखा है इलेक्ट्रोवैलेंट एंड कोऑर्डिनेट, हो सकता है। तीसरे में है इलेक्ट्रोवैलेंट कोवलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और लास्ट में क्या दे रखा है, कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट। हाँ, तो इसमें आपके तीनों बॉन्ड हैं। इलेक्ट्रोवैलेंट भी प्रॉपर्टी दिखेगी, कोवेलेंट की प्रॉपर्टी तो साफ साफ दिख रही है, और कोऑर्डिनेट तो आपको परफेक्टली दिख ही रहा है। तो हमारा सही आंसर कौन सा बैठेगा, सी ऑप्शन। हाँ। क्लियर हो गया ना। इसके स्ट्रक्चर को दिमाग में एक बार बिठा लो किस यस तरीके से है ना, इसके बीच में क्वेश्चन आ सकता है, हो, हो जाएगा, ठीक है। ओके। अब इसके बाद बात है आपकी हाइब्रिडेशन की। तो देखो हाइब्रिडेशन में थोड़ा सा ऐसे बताया गया, मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था हाइब्रिडेशन प्रोसेस कि एक और एक दो, ये दोनों के दोनों आपके प्योर, कोई भी लिक्विड ले लो, ठीक है, कोई सा भी लिक्विड है, लिक्विड ए टाइप का है प्योर, ये लिक्विड कैसा है, प्योर बी टाइप का लिक्विड है, ठीक है। हाँ। दोनों को मैंने कंबाइन करा दिया, तो यहां से जो बनेगा परफेक्टली जो मिक्सचर बनेगा, अब उसमें क्या होगा, 50% ए होगा प्लस 50% बी। क्योंकि 100% से अधिक तो हो नहीं सकता ना, ठीक यस। है। जब मैंने इसको इसमें डाला, जैसे ऑरेंज जूस है, एप्पल जूस, जो भी है, मैंने दोनों को डाला अच्छे से, फिर स्टीयर कर दिया, भाई ये तो 100% थे ना, दोनों ही प्योर ऑर्बिटल थे, प्योर थे एकदम से परफेक्ट। तो इसी तरीके से कोई भी जब एटम होता है तो प्योर होता है, तो उस एटम के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, एटॉमिक ऑर्बिटल। यस। तो ये होते हैं प्योर। और एक एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल, दूसरे एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल, चाहे वो सेम हो चाहे डिफरेंट एटम हो, तो जब वो एक एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल से कंबाइन करता है, तो वही मैंने बोला है, एक प्योर लिक्विड है, ए टाइप का प्योर लिक्विड है, बी टाइप का, दोनों सेम भी हो सकते हैं डिफरेंट भी हो सकते हैं। हाँ। उसी तरीके से एटम के साथ भी वही सीन है, प्योर ऑर्बिटल है तो आपके सेम टाइप के हैं, डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, लेकिन एटॉमिक ऑर्बिटल होने चाहिए। अब दोनों को मैंने कंबाइन करा दिया, दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स को, तो क्या बनेगा बताओ, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यस। तो जो यहाँ बना है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो यहाँ बना है मिक्सचर। अब इस मिक्सचर के अंदर 50% ए टाइप है, 50% बी टाइप है, तो इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या होगा, 50% ए टाइप का प्रॉपर्टी होगी प्लस 50% बी टाइप की बी प्रॉपर्टी टाइप। होगी, होगी कि नहीं होगी। हाँ। यस। बस, तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइब्रिडेशन प्रोसेस। हाँ। तो वही हमें बताया गया कि तो ये ब्लू हॉर्स है, ये रेड डंकी है, ठीक है। बायोलॉजी के अंदर भी पढ़ता है ना ये सब इस तरीके से। यस। म्यूल तो होता इसमें है। आपका क्या बनना है, पर्पल म्यूल, आपका ये नया प्रोडक्ट बन म्यूल। गया। तो दिस इज कॉल्ड हाइब्रिडेशन। लेकिन इस म्यूल के अंदर होगा क्या, 50% फिफ्टी प्रॉपर्टी किसकी परसेंट होंगी, हॉर्स ऐसा की मान होगी और लेंगे हम हाइब्रिडेशन में, 50%। हॉर्स की होंगी, और हाँ। 50% आपकी डंकी की होंगी, दोनों प्रॉपर्टी होल्ड करता है ये। क्लियर है ना। हाँ सर। एक अच्छा सा एग्जांपल है, समझाने के लिए था सिर्फ। क्लियर हो गया ना। यस सर। ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट एक नया कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, वहां से क्वेश्चन आते हैं बहुत बार। क्वेश्चन आपके ऑक्टेट रूल पे, ठीक है। जो ऑक्टेट रूल के कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट हैं, उसको देखते हैं। तो एक्टो ऑक्टेट जो रूल है उसमें
आपने सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांजिशन मेटल आयन को लेकर। तो ट्रांजिशन मेटल आयन, इसमें आप एग्जांपल ले सकते हो, जैसे मैं लिया यहाँ पे एग्जांपल क्रोमियम का। क्या होगा इसका कॉन्फ़िगरेशन बताओ। मैंने लिया मैग्नीज, जो इंपॉर्टेंट है वही ले रहा हूँ, चलो। मैंने लिया आयरन Fe+2। बताओ इन्हें कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। क्रोमियम का होगा क्रोमियम 3D। बताओ, क्रोमियम फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है, ठीक है ना। हाँ, उसके फोर्थ पीरियड, तीसरे पीरियड में नोबल गैस कौन सी आती है बताओ। इधर आती है हीलियम, आर्गन। नियोन, ऑर्गन। ऑर्गन आती है ना, हाँ। बस उसको उठा लो, ये ऊपर वाले को। तो हम्म। क्रोमियम के एटॉमिक नंबर से माइनस कर दो, आपके आर्गन का एटॉमिक नंबर, बचे इलेक्ट्रॉन उसको फिल कर दो, लेकिन 3 बार निकालने पड़ेंगे, तो 3D कितना हो जाएगा। फर्स्ट होता है 3D। अरे NH2 होता है ना। हाँ, एक सेकेंड। हाँ, वो तो निकाल दिया ना, और एक निकालना पड़ेगा 3D से। बस हो गया ना। हाँ। तो 3D कितना हो गया 3। और इससे हम्म। अगर सिंपल, अगर सेल के बेस पे को एलिमेंट के बेस पे, तो क्या होगा 2,8,11। हाँ, चेक ठीक। करो। Mn+2 का चेक करो क्या होगा। ये भी आपके फोर्थ पीरियड का है, तो आर्गन आ जाएगा नोबल गैस। बचे इलेक्ट्रॉन्स उसके हिसाब से दो बाहर निकाल दो, तो 3D 5 हो जाएगा। हम्म। के एलिमेंट के बेस से बात करेंगे तो 2,8,13। ठीक है। अब आयरन पे, आयरन भी आपको वही है, यहाँ भी आर्गन आ आर्गन। जाएगा। और 3D हाँ, कितना 6। 6 आएगा। और नीचे बताओ के एलिमेंट के बेस पे 2,8,14 14। होगा ना। हाँ। तो जो सी एक्चुअली ये यही तो है, यही तो हम बात कर रहे हैं। इन्हीं, अब जो ट्रांजिशन मेटल जो हमारे आयन हैं, इसमें ऑक्टेट रूल फॉलो होता है कि नहीं। ऑक्टेट रूल होता है? नहीं। अरे, होता तो है। ट्रांजिशन मेटल जो आयन है ना, हम्म। वो फॉलो करते हैं स्यूडो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 18 वाला, हाँ, हाँ, ठीक है। यस। है ना। जिसकी वजह से हाँ। इनके पास कोवेलेंट कैरेक्टर की वैल्यू बढ़ती जाती है, क्योंकि हाँ, अंदर ठीक। अंदर डी होता है, तो शील्डिंग इफेक्ट कम होती है। तो कोवेलेंट कैरेक्टर की वैल्यू बढ़ती, बिकॉज चार्ज डेंसिटी बढ़ती है। समझ में आया कि नहीं आया। हम्म। पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा ना, फजन रूल बोलता है, तो वही चीज। ये- हाँ, तो ऑक्टेट रूल में ये पहला एक्स्ट्रा पॉइंट है कि ये क्रोमियम जितने भी डी ब्लॉक वाले एलिमेंट हैं, वो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते हैं। वो किसको फॉलो करते हैं, स्यूडो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक 18 इलेक्ट्रॉन्स वाली कहानी। ओके। ठीक है, तभी तो यहाँ पे देखो कितने सारे लिगेंड अटैच हो जाते हैं दो दो इलेक्ट्रॉन्स के साथ। ये तो 8 हाँ। 8 का मतलब तो 4 ही होने चाहिए थे ना। तो इसमें टाइप होता है ना, तो AB4 टाइप होता है ना। यस। टेट्रागोनल पढ़ते हैं, उसमें प्लेनर पढ़ते हैं, और हेक्सागोनल पे जाते हैं, सारे डिफरेंट फॉर्म पढ़ते हैं ना। ये ध्यान रखना। पहली चीज ये, कभी भी आपके ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते हैं, पहली चीज। दूसरा, ओके। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर मैं बात करूं कॉन्ट्रैक्शन के बारे में, हम्म। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ऑक्टेट, ऑक्टेट का कॉन्ट्रैक्शन। तो ऑक्टेट का कॉन्ट्रैक्शन कहां पे होता है। हम इसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि इनकम्प्लीट ऑक्टेट, हम्म। जहां पे ऑक्टेट कैसा हो, इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट। हाँ। हाँ, तो इस पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ये एक्चुअली दीज आर द एक्सेप्शंस बेसिकली, बट मैं एक्सेप्शन में नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा इनको एक्स्ट्रा पॉइंट। फाइन। ठीक है, जिससे आपको याद रहेगा अच्छे से। अच्छा, तो एक्सेप्शन वर्ड बोलते ही दिमाग में उथल पुथल मचती है कि कुछ तो अजीब सा आने वाला है जो रूल के हाँ। अगेंस्ट होगा। ठीक है, तो इसको एक्स्ट्रा पॉइंट समझ के ही समझो। तो यहाँ पे देखो, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ऑक्टेट मतलब इनकम्प्लीट ऑक्टेट। हम्म। तो कौन से एग्जांपल होते हैं बताओ। कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स आते हैं, जैसे BF2। कभी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो सकता ना इनका। नहीं हो सकता। हाँ, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 लेके ही बस यहीं तक पहुंचेगा, 4 इलेक्ट्रॉन तक मैक्सिमम मॉलिक्यूल है। BF3 हाँ, भी अच्छा भी होता है। बोरॉन वाले 6 यस। इलेक्ट्रॉन्स हमेशा कैसे होते हैं, लिबिस एसिड, एसिड। है ना। डी ब्लॉक डिफिशिएंट। वाले भी लिबेस एसिड में आते हैं, ठीक है। एल्यूमिनियम वाला भी लिबेस एसिड में आता है, क्योंकि बोरॉन फैमिली का है ना। आयरन हाँ। वगैरह के, है ना, जिंक वगैरह के यूज करते हैं फिल्डक्राफ्ट के अंदर, वो यस। सब। जैसे AlCl3 बहुत अच्छी खासी जंग से यूज करते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये पता नहीं, बैक बॉन्डिंग और हाँ, डाइब्राइजेशन कर लेते हैं। ये होता है। बैक बॉन्डिंग कर लेंगे। बैक बॉन्डिंग वाला कॉन्सेप्ट रेजोनेंस के सिमिलर होता है। हाँ। क्यों, बैक बॉन्डिंग क्या, एक तरफ कंप्लीट आपकी इलेक्ट्रॉन रिच है, सेंटर है,
सामने और आपका यहाँ पे डेफिशिएंट। वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं। हाँ, तो बस इलेक्ट्रॉन रिच सिंगल बॉन्ड वीकेंड ऑर्बिटल। तो रेजोनेंस होने के चक्कर में क्या करता है, तो ये क्या करता है, जैसे BF3 देखो, BF3 में बोरॉन, बोरॉन के पास ऑर्बिटल जो खाली होगा वो कौन सा होगा, 2p वाला ना। हाँ, 2p वाला। और यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन्स 2p में ही दिख रहे हैं, लॉन पेयर्स जो दिख रहे हैं ना वो कहाँ होते हैं, सेम 2p में। एनर्जी के। हाँ, 2p में तो होते हैं। यस। सिमिलर ऑर्बिटल में एनर्जी बराबर ही है, तो फिर क्या हम्म करेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप इलेक्ट्रॉन करेगा। आसाम से यहाँ जाएंगे, यहाँ से यहाँ जाएंगे, यहाँ से यहाँ जाएंगे, लगातार जाते रहेंगे। हम्म तो इसलिए यहाँ पे बैक बॉन्डिंग क्या होती है, बहुत अच्छे ढंग से हो जाती है। यस। तो बैक बॉन्डिंग करके अपने ऑक्टेट रूल को डिफाइन कर लेते हैं। लेकिन ऑब्वियसली इनकम्प्लीट हमेशा ही रहते हैं, इसी की वजह से ये सारे के सारे मॉलिक्यूल बहुत ही परफेक्टली आपके लेविस लेविस। एसिड की तरह ही एक्ट करते हैं, हम्म बेस की तरह नहीं, है ना। यस। अगर इसमें आता है एल्यूमिनियम वगैरह आते हैं, तो वो क्या करते हैं, डाइमराइजेशन करते हैं, जिसमें हाँ। आपकी बनाना बॉन्ड बनती है। यस। थ्री सेंटर्ड इलेक्ट्रॉन सिस्टम ये आप लेते हैं। पढ़ाते हैं ना वहां पे, हाँ। तो बनाना बॉन्ड देखने को मिलने लगता है। तो अब यहाँ से क्वेश्चन है कि इनकम्प्लीट ऑक्टेट कहाँ से मिलेगा, जहां पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, आपको ध्यान रखो, तो बोरॉन फैमिली वाले हो गए एलिमेंट, कार्बन वाले तो ऑक्टेट कर लेते हैं ना, लेकिन हम्म बोरॉन फैमिली वाला बेरिलियम हो गया, है ना, ये सारे के सारे आप क्या करते हैं, पर डी ब्लॉक वाले, ये आपके डी ब्लॉक वालों की कहानी मैंने पहले बता दी, वो सीडो नेट वाले हैं। यहाँ पे आपके एस ब्लॉक में बेरिलियम वाला पार्ट और ये आपका बोरॉन वाले फैमिली, ये सारे के सारे इनकम्प्लीट ऑक्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ऑलवेज। हाँ। तो वर्किंग एज लेविस एसिड एक्सेप्टर ऑफ नेगेटिव चार्ज लॉन्ग। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सपेंशन। क्वेश्चन आते हैं, नहीं कोई सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं, टिक करना होता है कौन सा एक्सपेंशन कहाँ पे कैसा। तो एक्सपेंशन के बारे में बताओ, तो एक्सपेंशन में क्या आपको दिख रहा है, एक्सपेंशन का मतलब ये है कि आपका जो ऑक्टेट रूल है ना, उसके अगेंस्ट, मतलब उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आपके निकल जाए। तो जैसे एग्जांपल होता है PCl5, हाँ। जैसे SF6, वेल नोन कंपाउंड है बिल्कुल, जितना मैं लिखा रहा हूँ उन्हीं के बीच में सीधे क्वेश्चन यही मिल जाते हैं। जैसे आपका ICl5, जैसे आपका IF7, वो जीनोन वाले कंपाउंड, जीनोन के हाँ, अंदर भी जेरॉन कुछ वाले। कंपाउंड होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जहां पे ऑक्टेट क्या हो रहा है, एक्सपांड कर रहा है। बताओ पहले में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 10, 5 सिग्मा होंगे ना, हाँ। इसमें 6 सिग्मा होंगे 12। तो कितने, 12। 12। इसमें कितने होंगे, ये तो लोन पेयर इंक्लूडिंग होगी ना यहाँ हाँ पे। बिल्कुल, सेंट्रल एटम को डिफाइन करना पड़ेगा ना। क्लोरीन होगा, यस। उसके आसपास 3 फ्लोरीन, लॉन पेयर भी 3, तो आपके बॉन्ड पेयर हो गए हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स तो आपके वैसे हो गए। हम्म और फिर टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, एक सेकंड। हाँ। और 2 3 लोन हो गया पेयर ना, होंगे ना। 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, यही तो हुआ ना पूरा। हाँ। यस। तो 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए, 4 ये तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए ना सीधे सीधे। यस। बस, आ जाओ ICl5 पे। सेम 10 इलेक्ट्रॉन। फिर से देखो, वो 10 ही होंगे ना, एक सेकंड। आयोडीन कितने क्लोरीन है, 5 है ना। हाँ, 5 है। हाँ। 12 इलेक्ट्रॉन हो गए, एक लोन पेयर भी होगा वहाँ पे। मैं कहता हूँ इतना ज्यादा पढ़ाई करने के बाद भी एक छोटी सी गलती हो रही है। गलती से रह गए, वो बता 1 2 दिया ना अभी। 3 4 5 6 और 1 7, हो गया ना आंसर। हाँ। तो कितने हो गए, 12 इलेक्ट्रॉन। IF7 पे कितना होगा, 14। अब सही निकाला। तो इस 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो 7 तो पेयर्ड हो जाएंगे, हो गया आंसर। तो हाँ। कहीं ऑक्टेट दिख रहा है, यहाँ पे नहीं दिख रहा है। नहीं, वो तो एक्सपांड कर एक्सपेंड दिया। क्यों एक्सपांड किए सारे के सारे, ओके, पता भी। ड्यू टू एम्प्टी हाँ, डी। एमटीडी ऑर्बिटल, हाँ ठीक है। हो गया क्लियर, हाँ, यस। चलो। अरे आप यहाँ देखो, फास्फोरस किस पीरियड का एलिमेंट है, बताओ मुझे। पीरियड हम्म, थर्ड पीरियड का। थर्ड का। सल्फर
थर्ड क्लोरीन, आयोडीन, थर्ड आयोडीन थर्ड का या आयोडीन फोर्थ तो का या फाइव का? फिफ्थ का होगा ना। हाँ हाँ, मैंने देखा है। आयोडीन किसका? वो तो fourth का फिफ्थ का होगा। आप बताओ, आयोडीन फिफ्थ का ही ना। आप बताओ, दूसरे पीरियड से नीचे जाने पे 3D क्या होता है? अवेलेबल होता है ना। तीसरे मैंने पीरियड क्या में तो 3D जीरो होता है ना। नहीं बोला आपने। हाँ हाँ तीसरे यस। पीरियड में 3D जीरो, और पांच और चौथे पीरियड से 3D हम्म। भरने लगता है, जैसे 3D सीरीज आती है, पूरी की पूरी कॉन्ट्रेक्शन वगैरह हाँ होता है, ये जिसका इफेक्ट पड़ता है कि आपकी बोन फैमिली के साइज के ऊपर। ठीक है। हाँ। तो हाँ, तो अब यहाँ पे देखो, ये तो आपके फोर्थ में पांचवें पीरियड से आयोडीन आ गया है। जब पांचवें का मतलब, तो यहाँ पे आपको देख रहे हो 3D तो हाँ। परफेक्टली मिलने वाले हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। जब यहाँ 3D मिलने वाले हैं तो 3D कैसे होते हैं? वेकेंट, कहीं ना कहीं। जब वेकेंट होंगे तो उसका मतलब वो करेंगे एक्सपेंशन, क्योंकि डी के पास इलेक्ट्रॉन्स कितने जा सकते हैं बताओ? 10। तो जो थर्ड पीरियड वाले एलिमेंट्स वाले सीक्वेंस हैं, इसमें तो आप समझ ही सकते हो आराम से, ये 3D जीरो होता है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आप फिल कर सकते हो, कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन फिफ्थ और जो हम्म। फिफ्थ और सिक्स सेवन पीरियड के एलिमेंट्स है, वहां भी आपको डी और एफ धीरे धीरे क्या करने लगते हैं? मिलने लगते हैं, जिनकी वजह से उनके हम्म। क्या होते हैं? ऑर्बिटल एक्सपांड करते हैं, मैक्सिमम बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ सर। ठीक है। चलो इसके बाद देखो बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। देखो नेक्स्ट पॉइंट में लूंगा ऑड इलेक्ट्रॉन, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज या मॉलिक्यूल। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी तो आती है ना? हाँ बीबीटी। ठीक है, आती है, लेकिन देखना गलती वहां भी करोगे। ऑड इलेक्ट्रॉन, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, जिसमें 1 3 5 इस तरीके से इलेक्ट्रॉन, जैसे NO। क्वेश्चन आता है इस पे, ऑड इलेक्ट्रॉन कौन सा हम्म। कंपाउंड है बताओ? NO2, जैसे ClO2। तो ऑड इलेक्ट्रॉन वाले भी क्या है? एग्जांपल तो जरा बनाओ यहाँ पे मॉलिक्यूल, बताओ NO2 का क्या बनता है, का स्ट्रक्चर? नाइट्रोजन, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड हो, या फिर डबल बॉन्ड, एन ये तो डबल बनता है। बॉन्ड ओ। हाँ। अब यहाँ पे हाँ इलेक्ट्रॉन जरा लिखो, दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से सीधे ऊपर की तरफ चले गए, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, एक यहाँ बचेगा। पांच ही तो होते हैं ना, ठीक है। हो गया ना पांच? हाँ ठीक यस। है। इसमें ऑप्शन पे आ जाओ तो यहाँ पे कितना होगा? इसके तो ऑलरेडी प्रेजेंट होंगे 1 2 3 4 5 6, बाकी जो आ गया वो तो आपका ही जाए। ये तो पूरी तरीके से ठीक है। अच्छा नीचे वाले पे देखो, हम्म। इस ऑक्सीजन पे, इस पे भी वही 1 2 3 4, ये दो मिलेंगे। तो देखो इसके हाँ पास क्या मिल रहा है? सेंट्रल एटम नाइट्रोजन के पास कितने हैं? 1 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है ना आपको? दिख रहा है यस। ना? हाँ, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, लेकिन हमारी हाँ। ऑक्टेट थ्योरी क्या बोलती है? ऑक्टेट ये बोलती है कि सारे के सारे पेयर्ड हो, 8 तक इलेक्ट्रॉन जाए मैक्सिमम। हम्म। लेकिन यहाँ पे कितना हो रहा है देखो, यहाँ पे आपका 1 2 3 और एक 4 और एक 5, यहाँ पे 6 और 7, 5 हाँ। क्योंकि इसको सिग्मा काउंट कर सकते हैं कोऑर्डिनेशन ठीक। बॉन्ड को। तो फिर वही देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आपका बच हम्म। रहा है, तो दिस इज कॉल्ड ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। ये भी एक्सेप्शन है, एक्स्ट्रा पॉइंट है आपके ऑक्टेट थ्योरी का। ये भी ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, NO के बारे में देखेंगे, तो ये नाइट्रोजन हो गया, डबल इसमें क्या बॉन्ड। आएगा? डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड O, हो गया ना? हम्म। हम्म। इसमें बना लो 1 2 3 4, ठीक है। और दो इलेक्ट्रॉन्स उसके यहाँ पे देखो, ये रखे हैं दो इलेक्ट्रॉन्स ना इसके यहाँ पे। अब बीच में क्या होगा? नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन, 5 होंगे ना? और एक एक हाँ। 5 में देख लो आपके 1 2, इसको मैं अलग कलर से बनाता हूँ, इसके नाइट्रोजन के 1 2, दो हो गए ना? 3 और और एक 4 और एक यहाँ और बचे, ये तो होगा ना? यस। तो ये भी क्या है? ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में आ रहा है ना ये भी। हाँ। तो कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो देखो, शेयर्ड वाले पे देखो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 हम्म। आ रहे हैं ना? यस। इसके पास कितने हैं जरा बताओ, ऑप्शन के पास? 6 अरे 8। 8। अरे हाँ 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 सिक्स हाँ हाँ सिक्स तो वो इसके पास रहेगा। होते हैं, दो शेयर्ड हो गए, 8 नहीं हो गए। हाँ यस। लेकिन नाइट्रोजन
यहाँ पे इसके पास 7 है तो इसका तो ऑक्टेट नहीं होगा ना, तो ये भी आपकी ऑड इलेक्ट्रॉन थ्योरी में ही आता है, ऑड नंबर है ना इसलिए ये बच रहा है, देखो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गया ना क्लियर। अरे बाकी इस हाँ। ऑप्शन का तो ऑक्टेट पूरा हुआ था ना, 8 इलेक्ट्रॉन हुए थे NO2 में। यस। हाँ बस सेंट्रल एटम में डिस्टर्बेंस हो गया, तो ये भी आपके इसी का ही एग्जाम्पल। क्लियर हो गया। यस। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है ये नोबल गैस के ऊपर, कि जो नोबल गैसेस हैं जिनके ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट हैं, ठीक है, या जिनका डुप्लेट, डुप्लेट किसका पूरा होगा, हीलियम का, तो हेलियम। हाँ। वो तो कंपाउंड कभी फॉर्म करेंगे ही नहीं, कोई बॉन्ड ही नहीं बनेगा, क्योंकि उनके ऑलरेडी ऑक्टेट कंप्लीट है, डुप्लेट पूरे हैं, लेकिन फिर भी उनके कंपाउंड हाँ। बनते हैं। वो कौन सा था एग्जांपल, जिनोन वाला, जैसे HCF2, XO3। हाँ। ठीक है, ये एक्सेप्शन है, ध्यान दो, ये एक्सेप्शन है, क्वेश्चन आता है एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट के ऊपर, पढ़ के आते हैं प्लेसमेंट थ्योरी, वहां से क्वेश्चन नहीं आता, जो नहीं पढ़ के आते हैं क्वेश्चन वहां से आता है कंपाउंड बेस, और फिर कहते हैं यार ये तो पढ़ा ही नहीं था मैंने, ये ऐसा किया था, वो तुक्का मार दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। हम्म। इसलिए जो पिन पॉइंट है ना, जहां जगह जहां पे कंपाउंड के बेस पे, वहां पे उन्हीं पे क्वेश्चन आते हैं बार बार। थ्योरी पढ़ लेते हैं लंबी चौड़ी, लेकिन थ्योरी से क्वेश्चन नहीं आता। वो एक कंपाउंड को पकड़ के आपसे पूछेगा उसके बारे में, दूसरे कंपाउंड पकड़ेगा उसके बारे में पूछेगा, क्या आपको सही में जानकारी है उसके बारे में, क्या उसके एक्स्ट्रा एक्सेप्शनल जो है, क्या एक्स्ट्रा पॉइंट के बारे में जानकारी है सही से, अगर है तो आपको 4 मार्क्स आसानी से मिलेंगे, नहीं तो आपको 4 ऑप्शन जैसे लगेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या है, नोबल गैस में ये भी एक्सेप्शन है ऑक्टेट रूल का, जितने भी मैंने पढ़ाई, चाहे एक्सपेंशन हो, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन हो, और इलेक्ट्रॉन थ्योरी हो, स्यूडो इनलेट गैस कॉन्फ़िगरेशन हो, वो सारे के सारे आपके एक्सेप्शन किसके हैं, ऑक्टेट रूल के। क्वेश्चन आता है एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल पे, तो HCF2 हो गया, ये कंपाउंड बनता है। दूसरा कौन सा होता है, HCF6 होता है। क्रिप्टॉन भी बनाता है XF4। KrF2, इस पे क्वेश्चन आया है, इस पे हाँ। क्वेश्चन मेंस में आया है, और बच्चों को पता ही नहीं चला कि कौन सा कंपाउंड ऐसा है क्रिप्टॉन का जो फॉर्म होते हैं, तो उसमें ये KrF2 ये कंपाउंड ना, ये भी फॉर्म होता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। जिनोन के कंपाउंड तो बनते हैं, क्रिप्टॉन भी अपने कंपाउंड को बनाता है, ठीक हम्म। है। और ये आसानी से पाए जाते हैं और अवेलेबल होते हैं, तो ये एक्सेप्शन है ऑक्टेट के, उनको ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर होगा ना यहाँ तक। हाँ। चलो अब आते हैं नेक्स्ट थ्योरी पे, जरा बताना आप मुझे। मैं चलो लेता हूं एक तरफ ऑर्बिटल, हम्म। और इधर मैं लेता हूं आपसे एक्सिस, ठीक। पता ना कहाँ पे सिग्मा कहाँ पे पाई, हम्म। इधर लेता हूं बॉन्ड। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट, S+S, बताओ कौन से एक्सिस पे, एक्सिस पता है। कौन सा एक्सिस, अरे भाई S तो नॉन डायरेक्शनल होता है ना, हाँ। फिर अगर एक्सिस S, होगा ही नहीं। हाँ तो फिर नो एक्सिस या फिर एनी एक्सिस, किसी भी ठीक एक्सिस है। पे ले लो भाई, से असर नहीं पड़ने वाला, बिकॉज इट इज नॉन डायरेक्शनल ना। हाँ। कौन सा बॉन्ड बनेगा हमेशा, सिग्मा वन। सेकंड पूछू मैं, S+Px, बताओ। ठीक है। पी पहले एक्स से बताओ, मतलब एक्स डायरेक्शन। ठीक है, एक्स एक्स एक्सिस, एक्सिस। हाँ। हाँ, हम्म। कौन सा बॉन्ड, सिग्मा वन। ठीक। थर्ड बताओ, S+Py, वाई एक्सिस सिग्मा वन। बिल्कुल सही। थर्ड बताओ, S+Pz, जेड एक्सिस सिग्मा वन। ठीक है, ऐसे कैपिटल स्मॉल जो भी लिखना है वैसे लिख लो, सिग्मा वन, ठीक। ठीक है। नेक्स्ट मैं पूछूं फिफ्थ, जरा बताना। फिफ्थ में पूछूं मैं, हम्म। S+Px हो गया, Py हो गया, Pz भी हो गया। अच्छा अब मैं पूछूं S+Px, ये तो हो ही गया ना। हाँ। अब पी एक्स प्लस पी एक्स होगा ना। नेक्स्ट लेते हैं केस चलो नेक्स्ट लेते हैं Px+Py, अब बताओ। पी एक्स पी वाई। हम्म
तो फिर सिग्मा बॉन्ड तो बनेगा, ठीक है। एक्स पी वाई कौन सा एक्सेस होगा? जेड। चलो और आसान करता हूँ, इसको गायब कर दो। चलो यहाँ पे एक्स कर लो। ठीक है, एक्स एक्सिस ठीक है, कौन सा बॉन्ड? सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा या पाई? सिग्मा ही तो सिग्मा ही बनेगा रहेगा। एक्स एक्सिस पे। ठीक है, हाँ, अगर मैं पूछूं पी वाई प्लस पी वाई, ये तो हो जाएंगे। वो तो मैं वाई पूछूं एक्सिस आपसे, में हाँ, पी हम्म, जेड प्लस पी जेड, ये तो हो ही जाएंगे। हाँ ठीक है, ये आपका वाई एक्सिस में हो जाएगा सिग्मा, ये जेड एक्सिस में हो जाएगा, है ना। और सिग्मा। सिग्मा एक्सेल यस। ओवरलैपिंग होगी ना ऐसे। हम्म। अच्छा, नेक्स्ट अगर मैं पूछूं आपसे यहाँ पे पी जेड पी एक्स, ये सारे हो गए। अगर मैं आपसे पूछूं पी एक्स प्लस पी वाई, अब बताओ, पी एक्स प्लस पी वाई। पी एक्स, ठीक है, ये तो पाई बॉन्ड बनेगा। पाई ही तो बनना चाहिए ना। एक सेकेंड। नो ओवरलैपिंग। हाँ, पाई तो बनना चाहिए ना। हाँ, एक्सिस उनके सेम नहीं है, वो ओवरलैप कैसे होंगे? राइट। बताओ, एक्सिस अलग है ना, एनर्जी बराबर है तो क्या, एक्सिस हाँ, भी तो होनी चाहिए ना। जब ओवरलैपिंग नहीं है तो कौन सा बॉन्ड? नो बॉन्ड। नहीं, बॉन्ड नहीं होगा। हाँ। क्लियर हो गया ना? हाँ अरे सर। समझ में आ रहा है क्या? चलो नेक्स्ट बताओ जरा, यस पी सर। वाई प्लस पी जेड। नहीं, यहाँ पे नहीं होगा। कुछ भी नहीं, कोई भी यानी किसी एक्सिस मूव करेंगे, ये कोई दिक्कत नहीं। ओवरलैपिंग होगी नहीं तो कोई बॉन्ड नहीं, नो बॉन्ड। मैं हाँ। अगर आपसे पूछूं पी जेड प्लस पी एक्स, सेम आंसर। नहीं, यहाँ पे भी नहीं होगा। यस। कोई ओवरलैपिंग नहीं, कोई बॉन्ड नहीं, किसी भी एक्सिस में ट्रेवल करेंगे। हम्म। ठीक है। अच्छा, यस। अब अगर मैं पूछूं आपसे पी एक्स प्लस डी एक्स बाई, अब बताओ, लगाओ दिमाग। हाँ, एक मिनट। पी एक्स प्लस डी एक्स बाई। यहाँ पे होगा बॉन्ड। पीडी कभी पाई सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं? होगा। पीडी कभी सिग्मा बनाते नहीं, नहीं, पाई पाई। बनाते हैं। हम्म। एक्सरसाइज तो कौन सा एक्सेस, किस एक्सेस में? एक्स एक्सिस ही होगा। हाँ, एक्स होगा, फिर से सोच लो। एक्स ही तो होना चाहिए। नहीं, हाँ, नहीं होगा। एक सेकेंड। डी एक्स बाई कैसे बनता है? नहीं होगा सर, वो इन बिटवीन होते हैं ना, डी एक्स वाई। पी एक्स कैसा हाँ। बनेगा? बनेगा ना ऐसा। हाँ। फिर क्या एक्सिस में बॉन्ड, क्या एक्सिस में कोई ऑर्बिटल ही नहीं है? बताओ, कोई लॉब है क्या एक्स में? नो। ये तो प्लेन है, ये एक्स वाई हम्म। प्लेन है, उसमें आपके लोब्स लगे हुए हैं। आ रहा समझ में? यस। फिर पाई बॉन्ड तो बनता है साइड वाइज, तो एक्स और बाई, उसमें तो आपका बॉन्ड बनना चाहिए, एक्स में तो नहीं बनेगा, ये कंफर्म है। हम्म। क्लियर है क्या? क्या जेड में हाँ बनेगा? सर। जेड यहाँ पे है ही नहीं, जेड तो है ही नहीं ना यहाँ पे, हाँ, नहीं है। तो जेड का चांस ही नहीं है। एक्स में बन नहीं सकता, तो फिर कहाँ बनेगा? क्योंकि एक्स में कुछ है ही नहीं ना सामने इसके। नहीं है। तो क्या होगा, ये बाई में आपको दिख रहे हैं ना, ये बाई एक्सिस को सपोर्ट करते हम दिखा सकते हैं। तो क्या होगा, ये वाला ठीक। अगर लोब इस तरीके से अगर शिफ्ट हो, तो यहाँ पे ओवरलैपिंग करता है ना इस तरीके से, अगर मैं इसको यूं यूं बना दूं इस तरीके से, हाँ हाँ। बनता है ना। तो ये कौन सा हाँ लोब दिख रहा है आपको, कौन सा अ, डायरेक्शन एक्सिस दिख रहा है? सर एक मिनट, बट वहां पे भी नहीं होगा ना। क्यों? जो डी एक्स वाई के ऑर्बिटल्स होते हैं वो तो एक्सिस पे लाई नहीं करते ना। हाँ, तो एक्सिस में होते नहीं है, लेकिन एक्स तो जीरो होगा ना, जो भी परसेंटेज आएगा वो बाई की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिखाएगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का। वाई भी जीरो ही होना चाहिए ना। नहीं नहीं,
अगर dxy की बात करोगे वहां पे x y पे 0 0 डेंसिटी मिलेगी, लेकिन ओवरलैपिंग होने के बाद आपको x की तरफ 0 डेंसिटी मिलेगी, z की तरफ 0 होगी यहाँ पे, और y की तरफ आपको डेंसिटी थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखाई देती है। फिर जब एक्सिस की बात करते हैं तो आपका y एक्सिस यहाँ पे टिक करना होता है ठीक है। px और dxy के साथ। ऐसे एक क्वेश्चन और पूछूं मैं, जरा बताना। मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं px का dxz के साथ, अब बताओ। पाई बॉन्ड बनेगा वो फिक्स है, बट कौन सा एक्सिस? पाई इलेक्ट्रॉन, हाँ पाई मैंने पूछा पी एक्स के साथ डी एक्स जेड। एक्स बताओ। जेड, ठीक है। फिर इन बिटवीन, तो इसका एक आसान तरीका ये एक भी होता है मिनट, कि होगा ना वहां पे। पी जिस एक्सिस में दे रखा है ना, पी अगर एक्सिस में रखा है तो वो नहीं बनेगा, 22 में है नहीं तो वो बनेगा नहीं। बाकी जो एक बचा हुआ इसमें जेड दिखाई देता है, उसी डायरेक्शन में जाता है शिफ्ट होता हुआ। हाँ हाँ एक ये तरीका होता है पहचानने का, सिंपल तरीका, ठीक क्योंकि है। 3D फॉर्म बना नहीं सकते ना यहाँ पे, बस समझ सकते हैं उसको, इस तरीके से समझ लो। हाँ इससे और एक दो और क्वेश्चन पूछ रहा, बताना। मैंने आपको दिया है पी बाई प्लस हाँ, डी एक्स बाई, बताओ। एक्स एक्सिस में सिग्मा बॉन्ड, सॉरी पाई बॉन्ड। हो गया ना आंसर? हाँ 3D फॉर्म में दिमाग लगाओगे तो आप फंसे रहो। नेक्स्ट, अगर मैं आपसे पूछूं पी जेड के साथ डी एक्स बाई, बताओ आंसर। ये क्या है? ठीक है, तो पाई बॉन्ड तो होगा। पी जेड है ये, जेड। हाँ। पी जेड के साथ डी एक्स बाई, अब बताओ, हम्म, ध्यान से बताओ, सोचो, कोई जल्दी नहीं हाँ है। हाँ एक सेकंड। पी जेड के साथ क्या डी एक्स वाई बॉन्ड बनाएगा कि नहीं बनाएगा? नहीं बनाएगा। बता दिया ना, यहाँ पे जेड, क्या यहाँ पे जेड है? नहीं है। बस खत्म कहानी, नो बॉन्ड, कोई पाई बॉन्ड नहीं, जबरदस्ती पाई बॉन्ड मत बना दो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूं अगर मैं पूछूं आपसे पी जेड के साथ डी एक्स जेड, अब बताओ। हाँ एक्स एक्सिस में पाई बॉन्ड। एक्स एक्सिस में कि पाई जेड में? बॉन्ड जेड में कहा है, वो पी है ना, हाँ नहीं। एक्स एक्सिस और पाई बॉन्ड। यस। हो गया आंसर, देखो सिंपल तरीके से। नेक्स्ट अगर मैं पूछूं आपसे डी जेड के साथ पी जेड के, पी जेड के साथ हाँ डी ले लेता हूँ, डी एक्स जेड, पी जेड के साथ डी एक्स जेड, तो हो ही गया सामने वाला, डी एक्स हाँ वाई ले वही लो, तो है। हाँ तो ये तो बॉन्ड बनेगा ही नहीं। वो नहीं होगा, वो भी हो गया। ठीक है चलो, ठीक है, जो पॉसिबिलिटीज है उस पर हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि आपको चीजें क्लियर हो जाएं। जैसे मैं बोलूँ पी बाई के साथ डी वाई जेड, तो सेम ही जेड एक्सिस पे पाई बॉन्ड। जेड पे या बाई पे? जेड पे है, बिल्कुल सही। और पाई। बाई, बस ये तो समझ में आना चाहिए। चलो नेक्स्ट मैं पूछूं, थोड़ा और एडवांस सेक्शन ले लेते हैं, डी एक्स वाई के साथ डी एक्स जेड। अच्छा, डी एक्स वाई के साथ डी एक्स वाई, पहले यहीं से बताओ, ऐसा बॉन्ड आगे तो क्या करेंगे, ओवरलैपिंग, क्या बताएंगे आंसर? हाँ हाँ एक मिनट, बॉन्ड तो फॉर्म होगा। ठीक है। कौन सा बॉन्ड? um पाई बॉन्ड होगा। ठीक है, एक्सिस बताओ। एक्सिस तो फाइन, जेड एक्सिस। हिट इन ट्रायल, ये हो गया ना ओवरलैपिंग, हाँ ये एक्स वाई है ना, है ना? यस तो रिजल्टेंट ये पूरा सेक्शन एक्स वाई का है, तो रिजल्टेंट सेक्शन किस में दिख रहा है, एक्स वाई में ना, तो हम यस। बोल सकते हैं एक्स और वाई एक्सिस। और डी वाला मत लगाना, जो भी पी के साथ डी कराया था, वो रूल तो अलग आपको ध्यान रखना पड़ेगा इंडिविजुअली। और कभी भी डी के साथ देखो, पहले क्या था, एस के साथ एस बताया, एस के साथ सारे के सारे पी बताए, पी के ठीक है। साथ पी बताया आपको, और फिर पी के साथ डी बताया आपको। हाँ अब बताते हैं डी के साथ डी, तो इनका रूल्स अलग है। डी के साथ डी में रूल्स में क्या है कि जिस तरीके से प्लेन दे रखे हैं उसी प्लेन में आपको डिफाइन करना है। तो यहाँ पे कौन सा प्लेन, एक्स वाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ, कोशिश करो, डी बाई जेड
के साथ अगर मैं दूं डी बाई जेड, वाई जेड के साथ वाई जेड, ठीक है, तो सेम ही होगा, पाई बॉन्ड होगा और पाई वाई बॉन्ड होगा और और जेड, बाई और वाई जेड प्लेन और, कोई सा हो सकता है। हाँ, ठीक यस। है, डी एक्स जेड के साथ डी एक्स जेड, ये पहले पढ़ा था क्या कभी ऐसा? नहीं, बताओ आंसर। तो फिर सेम ही पाई बॉन्ड और एक्स और जेड एक्स एक्सिस में। एक्स जेड और पाई बॉन्ड हो गया ना। हाँ मैं बोल रहा हूँ आपको यहाँ पे डी एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, थोड़ा ये भी लेता हूँ चलो। हाँ ठीक। डी एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर के साथ डी हम्म, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, बताओ। पाई बॉन्ड होगा और एक्स एक्स और वाई डायरेक्शन में ही होगा। पाई बॉन्ड होगा? पाई तो होगा। नहीं, गलत आंसर है ये। एक्स और वाई तो लाइन, अरे ये डी एक्स वाई नहीं है, डी वाई जेड नहीं है, थोड़ा थोड़ा सोच के बोलो। हाँ ठीक है ना, वो एक्सिस पर ही होते हैं ना ये कौन सा बॉन्ड उनके होता है? ऑर्बिटल्स, ठीक है ना। ये कौन सा बॉन्ड होता है? सिग्मा। सिग्मा बॉन्ड होता है ये, डेल्टा हाँ, बॉन्ड होता है। डेल्टा लिखा है क्या, ओ सॉरी। ध्यान रखो, ये डेल्टा बॉन्ड, यहाँ से डेल्टा बॉन्ड बनने शुरू होते हैं। और पूछूं आपसे, एक्सिस कौन मतलब सा क्या होगा? होता है? एक्सिस कौन सा होगा? एक्स वाई जो एक्सिस ही एक्सिस होगा। नहीं है यहाँ पे, जेड एक्सिस। जो नहीं है वो होता है अभी जेड जेड एक्सिस। होता है क्या? हो जाता है, तभी तो ये बनता है डेल्टा बॉन्ड। डेल्टा बॉन्ड मतलब क्या होता है? मुझे रहने नहीं दो, पता। नीट में कभी आता नहीं तो फिर रहने दो। ऐसे बता ही ना, अभी क्या है, ये ऐसे नहीं करती कभी। ठीक है चलो, मैं बता दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा, अभी इसको रहने दो, फिर बाद में बताता हूँ चलो। ठीक है। डेल्टा बॉन्ड के बारे में बता दूंगा बाद में। क्योंकि वो सिलेबस से रिलेट नहीं करता है। आपका आपका देखिए तो कौन सा आएगा, एस के साथ पी, पी के साथ पी, इससे अधिक तो नहीं आएगा। ठीक है, बाकी अच्छा। डी वाले बता दिए मैंने, हाँ। तो आप थोड़ा ध्यान रखना उससे, कोई दिक्कत नहीं। ये पूरी थ्योरी खत्म, पता है हो गई आपकी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, कंप्लीटली फिनिश। अब बात करते हैं बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। हाँ क्या? पी एक्स के साथ डी एक्स वाई, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा। कौन सा क्वेश्चन पूछ रही हो? डी, ये अभी पी एक्स, पी एक्स के साथ डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। पी एक्स के साथ डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, हाँ। पी एक्स के साथ ये हम्म। नहीं आएगा, ये तो ओवरलैपिंग एक्स करेगी। एक्सिस में ये होगा ना, हम्म? बट बॉन्ड कौन सा होगा वो पूछ रही हूँ। अरे मैं एक वही तो सेकंड बोल ना। रहा हूँ, वही बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये पॉसिबिलिटीज, और देखो पॉसिबिलिटीज बनाना जरूरी है वो ठीक है, लेकिन ऐसे कंपाउंड्स का फॉर्मेशन ही नहीं होता है। डेल्टा बॉन्ड जहां भी बनता है ना, उसके रिस्पेक्टिव केसेस हैं, और कौन कौन से केस है मैं आपको बता देता हूँ। पहला केस है आपका डी एक्स बाई के साथ डी एक्स बाई जेड एक्सिस में चला जाए ठीक है। तो डेल्टा बॉन्ड बनाएगा, वो एक्सिस के रिस्पेक्ट में होता है। मैं बोलूँ डी डी एक्स बाई जेड स्क्वायर के वाई साथ डी स्क्वायर बाई ना। जेड एक्स एक्सिस में हो तो डेल्टा बनाएगा। ओके। मैं बोलूँ डी एक्स जेड के साथ डी एक्स जेड हो बाई एक्सिस में बनाए तो डेल्टा बनाएगा। मैं डेल्टा अगर बॉन्ड बोलूँ मतलब होता क्या है बट? सिलेबस बने है तो उसको जाने दो, बाद में बता दूंगा आपको, उस पर रहने दो। थोड़ा सा बता दीजिए ना अभी। बैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी को देखते हैं पहले, ठीक है, फिर उसको मैं बता दूंगा। पहले इसको देखते हैं, ठीक है। ज्यादा डेप्थ में चला जाता हूँ फिर। बस वही होता है कि अगर सिलेबस में उस पर ध्यान मत दो, क्योंकि वो चीजें कभी आएंगी नहीं, और नीट में कभी आई भी नहीं। डेल्टा बॉन्ड के ऊपर क्वेश्चन देख लेना, कभी नहीं आए डेल्टा बॉन्ड के ऊपर। जो भी आए हैं आपके सिग्मा और पाई, बस इसके ऊपर वो कभी नहीं गया है। एक्सेप्शन जो है, जो पिन पॉइंट है आपके ऑक्टेट के, वो मैंने बता ही दिए, तो बस वही चीजें ध्यान रखो। अभी डेल्टा बॉन्ड के बारे में बता दूंगा मैं बाद में, पहले इसको कवर कर लेते हैं जो इम्पोर्टेंट। वैसे बहुत दिन से केमिकल बॉन्डिंग चली रही है। हम्म। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा अच्छे से। इसमें क्या रहता है, वही रिपल्सन इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन आपका रिपल्सन अट्रैक्शन उसी के बीच पे, ठीक है। ये किस थ्योरी किसने दी थी? नहीं पता। ये साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है, और किसने दी थी? ठीक है, ये दो डिफरेंट हम्म। साइंटिस्ट हैं, उन्होंने 1940 के अंदर, देश आजाद हुआ था कब? 1947 में, अपना कंट्री इंडिया, ठीक है। उससे देखो कुछ समय पहले ये थ्योरी आई थी,
तो इस थ्योरी ठीक है। को इन दोनों साइंटिस्ट ने डिस्कशन किया था, और ये रिपल्सन थ्योरी थी। ये रिपल्सन थ्योरी आपकी वैलेंस शेल, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं बॉन्ड पेयर लोन पेयर्स, उनके साथ ये रिपल्सन थ्योरी डिफाइन की गई थी। और इसको ज्यादा एक्सप्लेन किसने किया था? 1957 के अंदर दो और साइंटिस्ट आए थे, ठीक है, उन्होंने इनका डिफाइन किया, जिसका नाम था एक का नाम था कुछ गैलेस्की करके कुछ तो नाम था, ठीक है। वो Okay. कुछ तो साइंटिस्ट थे, दो साइंटिस्ट और आए थे, उन्होंने इसको ज्यादा एक्सप्लेन किया था। मोर एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ से मिलता है, ठीक है। Okay. बाकी ये इसकी हिस्ट्री है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। अभी थोड़ी एक्सप्लेन करती है, बताओ फिर क्या एक्सप्लेन करती है, क्या एक्सप्लेन करती है, बताओ जरा। शेप के बारे में बताती है, और ऑर्बिटल्स के बारे में नहीं, एक सेकेंड। शेप एंड ज्योमेट्री इन दोनों के बारे में बताती है। रिपल्सन होता है ना उसके बेस पे। ठीक है। और इसमें यहाँ पे आपका दूसरा ये बताती है, ये थोड़ी बेस्ड किस पे है? बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन पे ये बेस्ड है, ठीक है। और बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन्हीं की रिपल्सन थ्योरी पे ये बेस्ड। क्लियर है ना? ये दो चीजें ध्यान रखना, बैलेंस सेल थ्योरी की एक्सप्लेनेशन में किस पे बेस्ड है, ठीक है। ये क्या एक्सप्लेन करती है? शेप और ज्योमेट्री मॉलिक्यूल्स की। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था? ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग पढ़ी थी ना सिर्फ पीबीटी में। हाँ। तो अभी ओवरलैपिंग जब हो जाएगी तो मॉलिक्यूल का शेप कैसा होगा, ये डिफाइंड बाय बैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। ओके। और किस पे बेस्ड होती है? इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन के ऊपर। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ के होते हैं? बैलेंस सेल। क्लियर हो गया? हाँ अब मैं सर। बोलूं यहाँ पे, ये क्या करती है आपकी ये जो थ्योरी है, ये बोलती है कि ज्योमेट्री और जो शेप है मॉलिक्यूल्स का वो कहाँ से डिफाइन होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब क्या? बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, लोन पेयर। ठीक है। तो किसी मॉलिक्यूल्स का जो ज्योमेट्री है उसका जो शेप इट इज डिफाइंड बाय ओनली इलेक्ट्रॉन्स पे। इलेक्ट्रॉन पेयर्स का मतलब होता है बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर्स। लोन ये दोनों पेयर। कहाँ पे होते हैं? बैलेंस सेल में होते हैं। ठीक है। रिपल्सन में पता होगा कि लोन पर रिपल्सन अधिक होता है, लोन पर बॉन्ड पेयर कम, सबसे कम होता है बॉन्ड पेयर बॉन्ड लोन। पेयर। क्लियर है? हाँ। चलो, कितना टाइम हो गया? 12:15। कितने टाइम स्टार्ट किया था मैंने? क्या पता, 11:15 में चालू किया था। ठीक है, अभी इसको फिनिश करते हैं, ठीक है। कल देखते हैं इसी टाइमिंग पे, क्योंकि ठीक अभी है। फिर एक लेक्चर होगा मेरा अभी, सो कल।